राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको नमस्कार। और आप सभी का जो है एक बार फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे शिक्षण विधियों का निशुल्क बैच चल रहा है और इस निशुल्क बैच के अंतर्गत अपन ने जो है सबसे पहले अपन ने पाठ योजना पढ़नी शुरू की थी और उसके कुछ चैप्टर्स जो थे उसको क्लियर करने का हमने प्रयास किया था। सबसे पहले प्रयास क्या किया था दोस्तों, सबसे पहले अपन ने क्लियर किया था वो किया था अपन ने हर्बर्ट की अवधारणा को। कल अपन ने पढ़ना शुरू किया था ब्लूम की अवधारणा जो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, थोड़ा इससे बाकी रह की उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। बताया था कि ब्लूम की अवधारणा के अंतर्गत ब्लूम ने दो प्रकार के ब्लूम ने जो उद्देश्य और मूल्यांकन का निर्माण किया था। उद्देश्य का मतलब होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, मूल्यांकन का मतलब होता है उद्देश्य को जांचने की प्रक्रिया। तीन प्रकार का वर्गीकरण किया था, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। फिर अपन ने पढ़ा था लेसन प्लान के अंदर उद्देश्यों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत अपन ने ज्ञान वाला उद्देश्य पढ़ लिया था, है ना। इस तरीके से अपन पढ़ रहे थे, उसी को मैं आगे करता हूं। इस तरीके से अपन ने यहाँ पे बना रखे थे, यहाँ पे अपन लिख रहे थे उद्देश्य और उस उद्देश्य के जस्ट सामने अपन क्या लिख रहे थे दोस्तों, यहाँ पे व्यवहारगत परिवर्तन। क्या लिख रहे थे दोस्तों? व्यवहारगत परिवर्तन अपन क्या कर रहे थे, यहां पर लिख रहे थे। और इसके अंदर हमने तीन उद्देश्यों की बात कल कर ली थी। एक तो अपन ने बात की थी ज्ञान की, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याभिज्ञान करना, या अपन कह सकते हैं पहचान करना, परिभाषा देना, तथ्य बताना, है ना, नियम बताना, सूत्र बताना, ये इसके अंदर आएगा। दूसरी अपन ने बात की थी यहाँ पे अवबोध की। तो यहाँ पे मैंने आपको यह समझाया था कि अवबोध का मतलब होता है अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण करना, समानता मालूम करना, उदाहरण देना, अनुमान लगाना, अपने शब्दों में परिभाषा देना, इस सही स्थिति का पता लगाना। ये सारी चीजें जो अपन ने किसके माध्यम से पढ़ी थी? अवबोध के माध्यम से। दो कौशल कंप्लीट होते हैं तो अब आपका यहां पे तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी आप इसको कह सकते हो, तीसरा आता है दोस्तों, जिसका नाम है ज्ञानोपयोग, या इसको कहा जाता है अनुप्रयोग। क्या कहा जाता है दोस्तों? ज्ञानोपयोग, या इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? अनुप्रयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी अपन बात करें दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसके अंदर किन किन चीजों को ऐड किया जाता है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप अवबोध को प्राप्त कर लेते हो, आप में एक समझ हो जाती है, तब आप ज्ञान का प्रयोग करना शुरू कर देते हो। देखो, केवल ज्ञान होना और ज्ञान की समझ होना, दोनों चीज जरूरी है। ज्ञान भी है और उसकी समझ है, तब तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। ज्ञान है और उसकी समझ नहीं है, जैसे हमें पता है कि गाड़ी का ये गियर होता है और ये स्टीयरिंग होता है, ये रेस है, ये क्लच है, ये हमें नॉलेज है, लेकिन समझ भी होनी चाहिए कैसे गियर डालते हैं, कैसे जो है क्लच को छोड़ा जाता है, कैसे रेस दी जाती है, कैसे आगे बढ़ती है। ये दोनों चीजें हैं तो हम उपयोग कर सकते हैं कि हम गाड़ी चला सकेंगे। तो ज्ञान का उपयोग करने के लिए दोनों चीजों का हमारे पास में होना जरूरी है। एक जरूरी है ज्ञान और उसकी समझ, फिर अपन करते हैं ज्ञान उपयोग। इसीलिए ये उद्देश्य हमेशा क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं। समझ आएगी तो हम ज्ञान का क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। इसके अंदर क्या चीजें आती है दोस्तों? इसके अंदर आती है कि बालक जब ज्ञान का प्रयोग करने लगता है ना, तब वो दो चीजें यहां पे सीख जाता है। एक तो बालक यहां पे सीख जाता है विश्लेषण करना, एक बालक यहां पे सीख जाता है आपके संश्लेषण करना। क्या सीख जाता है मेरे दोस्तों? एक उसको पता चल जाता है विश्लेषण करना और एक इसको क्या पता चलता है? संश्लेषण करना। यानी कि पूरी की पूरी विषय वस्तु को कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित की जाती है, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित की हुई विषय वस्तु को कैसे एकत्रित किया जाता है, इन दोनों का पता जो चलता है वो किस में चलता है? आपके ज्ञानोपयोग में। तो आपको यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछ ले जिसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हो, विश्लेषण करना या संश्लेषण करना, तो आपका मतलब पता लगा लेना आपको कि यहां पे ज्ञानो उपयोग उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है। ऐसा का ऐसा इसके अंदर एक और आता है दोस्तों, जिसका नाम है गणना करना। क्या करना दोस्तों?
गणना करना ज्ञान उपयोग के अंतर्गत आता है। कुछ भी आपको जोड़ना, घटाना, बाका, गणना जो आप जो भी करते हो वो किसके अंदर आता है? ज्ञानो उपयोग। जैसे आप दुकान के ऊपर सामान लेने के लिए गए, 100 की नोट दी, 50 रुपए का सामान लिया, 15 रुपए वापिस आए, तो आपको पता है कि मुझे 15 रुपए ही वापिस लेने, क्योंकि 85 का मैंने सामान ले लिया है। ये जो आप दैनिक जीवन में जो गतिविधि कर रहे हो, ये एक प्रकार का ज्ञानो उपयोग कहलाता है। एक प्रकार के ज्ञान का क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? उपयोग करना कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इसके अंतर्गत ज्ञानो उपयोग भी इसी के अंतर्गत आता है, गणना करना। तो ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसमें गणना की जा रही है, तब भी इसमें आएगा। भविष्यवाणी करना, क्योंकि भविष्यवाणी एक गणना है, भविष्यवाणी भी एक प्रकार की गणित है। भविष्यवाणी करना भी एक प्रकार का क्या है मेरे दोस्तों? ज्ञान का उपयोग है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा, डॉक्टर भविष्यवाणी कर देता है कि ये अब ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। उसने ये भविष्यवाणी किसके आधार पर की? अपने नॉलेज और अपनी समझ के आधार पर, कि उसको डॉक्टरी का ज्ञान तो है, लेकिन उसको ये समझ भी है कि इस गतिविधि में व्यक्ति इतने दिन तक जी सकता है। किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि अब तेरे जीवन में ये हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा या ये बुरा हो जाएगा। तो ये अच्छा बुरा जो हो रहा है मेरे दोस्तों, ये जो उसने भविष्यवाणी की वो भी किसके आधार पर की? अपनी ज्ञान और अपनी समझ के आधार पर की। तो जितनी भी भविष्यवाणी की जाती है वो सारी की सारी ज्ञान और समझ के आधार पर होती है। तो जिस व्यक्ति पास में ज्ञान है, उसके पास में एक अवबोध है, तो वो भविष्यवाणी कर सकता है। तो आपको यदि ऐसा कोई प्रश्न दिख जाए जिसके अंदर भविष्यवाणी से जुड़ी हुई कोई बात हो रही हो और आपसे पूछ ले कि बताओ यहां पे बालक ने किस उद्देश्य की प्राप्ति कर रखी है, तो आंख बंद करके उसको सही कर देना, उसने ज्ञानो उपयोग या अनुप्रयोग की प्राप्ति कर रखी है। एक इसके अंदर और चीज आती है जिसका नाम है परिकल्पना का निर्माण करना। परिकल्पना क्या होती है समझिएगा। परिकल्पना का निर्माण करना या परिकल्पना तैयार करना। परिकल्पना का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास में किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आती हैं, तो हम क्या करते हैं? उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। और जब हम उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो उस समाधान के लिए कई प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। कई प्रकार के विचार आने का मतलब क्या है कि जैसे आप यूं देख लो कि ये समस्या है, इससे हल हो सकती है, इससे हल हो सकती है, इससे हल हो सकती है। हम कई प्रकार के आइडिया सोचते हैं कि किससे इसका समाधान निकालें। तो ये जो सोचने वाले विचार हैं, जो हमें 15 तरीके हैं कि जैसे हमें सरकारी नौकरी चाहिए, क्या करें? तो पढ़ने के आपने 15 तरीके निकालेंगे। ये 15 तरीके हैं, इनमें से बेहतरीन कौन सा है जिससे जल्दी लगेगी, उसको आपने चूज कर लिया। तो बाकी के जो 14 बच्चे वो परिकल्पना कहलाएंगे। तो परिकल्पना एक समस्या समाधान के पूर्व आने वाले एक विचार है, एक विचारों का संग्रह है, एक विचारों का पैटर्न है। तो बालक यदि परिकल्पना का निर्माण कर रहा है या परिकल्पना को तैयार कर रहा है, तो इसका मतलब भी उसने किसकी प्राप्ति कर रखी है? ज्ञानो उपयोग की प्राप्ति कर रखी है। क्लियर? इसके बाद में एक चीज इसके अंदर और आती है, सुझाव देना। क्या देना दोस्तों? आइडिया देना। यह भी कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत किसी भी चीज को सुझाव कब दे सकता है? जब उसे उस फील्ड का नॉलेज हो, जब उसको समझ हो। आप मुझे कहो कि बताओ सर शिक्षण विधियों में कैसे प्रश्न आएंगे, तो मेरे पास में दोनों चीज होनी चाहिए। एक तो मुझे शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा जिस परीक्षा में शिक्षण विधियां पूछी जा रही हैं उस परीक्षा की मुझे समझ होनी चाहिए। तब मैं आपको सुझाव दे सकता हूं कि आप इस विषय को इस तरीके से ऐसे पढ़ो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपके प्रश्न परीक्षा में आ जाएंगे। तो सुझाव देने की जो प्रक्रिया चलती है, सुझाव भी आप तब देते हो, सुझाव देना भी एक प्रकार से ज्ञान का उपयोग करना ही कहलाएगा। इसीलिए तो एडवाइजर कहलाते हैं। तो एडवाइस देने वाले जो लोग हैं वो हमेशा अपने नॉलेज का क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। तो ऐसी कोई पंक्ति आपको प्रश्न में नजर आ जाए जिसमें सुझाव की बात की जा रही है, तो इसका मतलब समझ लेना उसने किस उद्देश्य तक पहुंच बना रखी है, उसने ज्ञानो उपयोग तक की पहुंच बना रखी है। क्लियर? इसके बाद में इसके अंदर एक और चीज आती है, वो आती है सावधानी बरतना। क्या आती है मेरे दोस्तों? सावधानी बरतना। सावधानी बरतना। सावधानी बरतने का मतलब क्या है कि ये एक प्रकार का ज्ञान का उपयोग है। जैसे देखिएगा, आपको यह भी पता है कि गाड़ी के जब अपन कार वगैरह गाड़ी कुछ भी चला रहे होते, तो जब भी रेड लाइट आ जाती है, रेड लाइट आने के बाद में अपन को क्या करना है? रुकना है।
दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि रेड लाइट आ गई, आपको रुकना है, तो आपको ये समझ भी होनी चाहिए कि रेड लाइट पर नहीं रुके तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तब आप सावधानी बरतते हो कि जैसे येलो लाइट होने लगती है ना, तो आपको लगता है कि अब रेड होगी या ग्रीन होगी, तो यदि आपको लगता है कि येलो के बाद रेड होने वाली है तो आप तुरंत गाड़ी को क्या कर देते हो, धीरे कर दो। इसको कहते हैं सावधानी बरतना। ये एक प्रकार के ज्ञान का उपयोग है। तो ज्ञान का उपयोग मतलब सीखे गए ज्ञान को भी इस चीज को रखना, वो कहलाता है सावधानी बरतना। आपको ये कहा जाता है कि लाइट के वायर के पास में मत जाया करो, करंट आता है ना, तो जहीं भी आपको तार दिखेंगे आप उससे 3-4 फीट दूर होकर के निकलेंगे। ये सावधानी जो बरत रहे हो ये भी एक प्रकार का ज्ञान का उपयोग है। तो बालक ऐसी जब बरतता है तो उसको कहते हैं सावधानी बरतना। ऐसे ना प्रश्न आ जाए ना, बालक एक 4 लाइन की कॉपी के अंदर अल्फाबेट लिख रहा है, तो ध्यान रखना ये ऊपर की 3 लाइन में आता है, ये नीचे की 3 लाइन में आता है, ये बीच वाली 2 लाइन में आता है। तो ये जो बरत रहा है वो क्या है, एक प्रकार का ज्ञान का उपयोग कर रहा है वो। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की सावधानी बरतना भी किसके अंतर्गत माना जाएगा, वो भी आपके इसी ज्ञानो उपयोग के अंतर्गत माना जाएगा। एक आपको और ध्यान रखना है, तर्क देना भी ज्ञान का उपयोग है। किसी विषय के ऊपर चर्चा चल रही है, किसी विषय के ऊपर विमर्श चल रहा है, किसी विषय के ऊपर वाद विवाद चल रहा है और वहां आप अपना तर्क प्रस्तुत करते हो, तो तर्क देना भी एक ज्ञान है। क्योंकि तर्क आप जब ही दे सकते हो जब आप उस विषय को जानते हो। यदि आप उस विषय की जानकारी आपको यदि नहीं है तो आप किसी भी प्रकार के तर्क का प्रयोग उसके अंतर्गत नहीं कर सकते। तो तर्क का संबंध किससे होता है, ज्ञान और एक समझ से होता है। एक ध्यान रखना, हेर फेर करना या बदलना, हेर फेर करना भी एक प्रकार का ज्ञान का उपयोग है। हेर फेर करना है ना, आपने कई बार इंजीनियर और ऐसे जो मैकेनिक होते हैं उनको देखा होगा कि वो किसी चीज को ठीक करते तो कभी वायर को इससे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे वो चीज सही नहीं हो रही तो इससे जोड़ रहे हैं, है ना, इस चीज को उठा करके यहाँ लगा रहे हैं, इसको यहाँ लगा रहे हैं। तो ये जो चीजों को जो बार बार बदल रहे हैं वो भी एक प्रकार के ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। उसको भी क्या कहलाता है, सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करना कहलाएगा। अब इनमें से आपको कोई भी एक ऐसा शब्द जो आपको कहां नजर आ जाए मेरे दोस्तों, जो आपको नजर आ जाए प्रश्न के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है कि सीधा 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 उसको सही क्या कर देना है, ज्ञानो उपयोग या अनुप्रयोग। इनमें से एक न एक शब्द आपको परीक्षा में प्रश्न में नजर आएगा। तो जो भी शब्द अगर आपको नजर आए तो सीधा किसको सही कर देना है, ज्ञानो उपयोग। क्लियर। अब देखिएगा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है कौशल। क्या नाम है मेरे दोस्तों, कौशल। आगे वाला जो आपके उद्देश्य आता है उसका क्या नाम है, कौशल, स्किल्स। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, कौशल की बात मैं करता हूं तो कौशल का निर्माण कब होता है, पहले हमें यह सही चीज का पता होना चाहिए दोस्तों। हमें यह पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है एक तरीके से इसका निर्माण किया जाता है। अब यहां पे क्या होता है मेरे दोस्तों, कौशल का निर्माण या स्किल्स हमारे अंदर कब आती है, जब हम सीखे गए ज्ञान का प्रयोग बार बार करते हैं तब हमारे अंदर एक स्किल डेवलप हो जाती है। हमारे अंदर कोई कौशल है, हमारे अंदर कोई स्किल्स हैं, वो इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी कि आपने उस ज्ञान का उपयोग कितनी बार किया। जैसे मैं आपको शिक्षण विधियां अभी पढ़ा रहा हूं, क्या मैं पहले दिन भी शिक्षण विधियां इतनी ही तरीके से सही तरीके से पढ़ा पाता था, क्या इतने ही उदाहरण दे पा रहा था, क्या इतनी बेहतरीन जैसा आप कह रहे हो कि समझ में आ रही है, तो क्या मैं वैसा समझा पा रहा था, नहीं। लेकिन इस ज्ञान का, इस नॉलेज का इतनी बार प्रयोग किया गया, इतनी बार इसको अप्लाइड किया गया कि अप्लाइड करते 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 ये चीज स्किल्स में कन्वर्ट हो गई कि अब इन चीजों को पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, अब इन चीजों को पढ़ाने में मजा आता है। क्यों आता है कि क्योंकि अब इन शब्दों के साथ में हम खेल सकते हैं। क्यों खेल सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी जानकारी हो गई है ना। ज्ञानो उपयोग कौशल पर लेक्चर देना 1 घंटे तक दे सकते हैं स्किल्स के ऊपर। तो स्किल्स का निर्माण जो होता है ज्ञान के बार बार प्रयोग करने से होता है। आपने कभी ये देखा होगा, हमारे यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं, हम कभी भी छोटी जगह पर जाना हो 10, 20, 30 किलोमीटर तो हम खुद गाड़ी लेकर के चले जाते, 100, 200 किलोमीटर भी चले जाते। लेकिन 1000, 2000 किलोमीटर जाना हो तो अपन ड्राइवर को जो है लेना चाहेंगे कि ड्राइवर को लेते हैं और उसको लेकर के जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने ये सोचा है कि ड्राइवर की ड्राइविंग हमसे ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि ज्ञान तो दोनों के पास में था, मैंने उपयोग कम किया, उसने उपयोग ज्यादा किया, तो मेरी चीज स्किल नहीं बन पाई, उसकी चीज कौशल में कन्वर्ट हो गई। इसीलिए आप देखते हो कि हम कभी भी आप 4 व्हीलर वगैरह चलाते हैं या अपने परिवार में कोई भी आप खुद भी चलाते हो, बड़ी शांत तरीके से चलाते हैं, 70, 80, 90 के स्पीड में चलाते हैं, है ना। और कांच वाच को बंद रखते हैं, इधर देख करके फिर खिड़की खोलते हैं। और एक
ड्राइवरों को देखो आप, है ना, उनकी स्किल्स को आप अलग ही चीजें कन्वर्ट कर लोगी। वो कैसे गाड़ी की 90 की स्पीड में भी चल रही होगी, तो गुटके खाते हैं ड्राइवर, तो आपको पता है आधे से ज्यादा तो जो गुटके वगैरह खाते, थूकना पड़ता है उनको, वो उनकी एनर्जी के लिए खाते हैं, उनका व्यक्तिगत मामला है, अपन उसकी इंसल्ट नहीं कर रहे, बता रहा हूं, अधिकांश वो लोग गुटके खाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा 80 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, तो गेट खोल के थूक के वापस बंद कर देंगे। अपन बंद करेंगे तो अपन ऐसा करेंगे तो गेट उड़ जाएगा, ऐसा समझ जाए। तो आपको ये ध्यान रखिएगा। मैं पहले अभी हमारे पास में एक जड़ोल पड़ता है, वहां पे मैं क्लास लेने वगैरह जाता था, है ना, 12-13 सीटर की गाड़ी आती है जिसके अंदर 30-35 सवारियां भरी है, और गाड़ी चल रही है धमाक स्पीड से, टर्न ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, कोई समस्या ही नहीं आ रही है। और हमारी गाड़ी के अंदर 2 सवारी ज्यादा हो जाए तो अपन चलाने में अनकंफर्ट हो जाते हैं। कारण क्या है कि ज्ञान के उपयोग से स्किल्स बढ़ती हैं। उन्होंने उस चीज को इतनी बार प्रयोग किया कि वो चीज कौशल में बदल गई, और जब कोई चीज कौशल में बदल जाती है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। हम उस चीज को बड़ी आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, कौशल का प्रयोग निर्माण कब होता है, ज्ञान का अधिक प्रयोग करने पर वो चीज क्या बन जाती है, स्किल बन जाती है। वो चीज क्या बन जाती है मेरे दोस्तों, कौशल बन जाती है। इसके अंदर 2-3 चीज आते हैं दोस्तों। क्या क्या आते हैं, एक तो ध्यान रखना, प्रतिरूप बनाना, किसी भी व्यक्ति का हूबहू रूप बनाना किसके अंतर्गत आएगा, आपके इसी के अंतर्गत आएगा। एक आपको ध्यान रखना, इसके अंदर एक चीज आती है, प्रयोगशाला की सामग्री सही स्थापित करना। सही स्थापित करना, सही स्थापित करने का मतलब क्या हो गया कि प्रयोगशाला के अंदर जो सामग्री होती है, वो चीज कब किस चीज की जरूरत किस जगह पर पड़ेगी, उसको हमें उस हिसाब से पूरा का पूरा क्या करना पड़ता है, सेट करना पड़ता है। ये भी एक कौशल है। इस चीज को यहां लगानी है क्योंकि पहले इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको भी एक स्किल्स के अंदर माना गया है। ये भी आपको क्या ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है मॉडल बनाना। ये भी क्या कहलाती है, आपकी एक प्रकार की स्किल्स कहलाती है। ये आपके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों, कौशल कहलाएंगे। इनमें से ऐसी कोई चीज आपके निर्माण हो जाए तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, ज्ञान का बार बार उपयोग करने से कौशल का विकास हो गया। अब जिस व्यक्ति को जिस फील्ड में कौशल है, यानी कि जिस व्यक्ति की जिस फील्ड में स्किल्स है ना, तो आपको ध्यान रखना उस फील्ड में उसकी अपने आप क्या विकसित हो जाती है, अभिरुचि विकसित हो जाती है। यानी कि अभिरुचि किसके ऊपर निर्भर करती है, आपके कौशल के ऊपर। यह आपका अगला उद्देश्य होगा। 5वां, तो यहां पे आपको यह ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि जिस चीज का आपको कौशल है उसमें आपकी अभिरुचि है। यदि आपका कौशल नहीं है तो आपकी अभिरुचि नहीं है। आपको हल्का फुल्का डांस आता है ना, या आपको बहुत बढ़िया डांस आता है, डांस में आपकी स्किल्स है, तो हर एक डांस के प्रोग्राम, हर एक डांस के रियलिटी शो, हर एक डांस की एक्टिविटी आपको अच्छी लगेगी। और यदि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं, तो डांस का कितना भी बढ़िया रियलिटी शो चल रहा हो मैं उसको नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा। तो हमें जिसके अंदर हल्की फुल्की स्किल्स होती हैं, जिसका हमें हल्का फुल्का ज्ञान होता है, वही हमारा इंटरेस्ट होता है, बाकी उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है। इसीलिए शादियों वगैरह में आपने देखा होगा, महिला संगीत में अधिकांश जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो गांव में जब बिंदुलियां निकलती है, महिला संगीत होते ना, तो जब 11-12 बज जाती वो आकर के बंद करवा देते, अब तो बंद कर दो, इतनी रात हो गई, बंद करो, सो जाओ, इतना क्या नाचना। तो उनको दिक्कत नहीं है, उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि उनको इस प्रकार की गतिविधि की स्किल्स नहीं है, इस प्रकार की गतिविधि करने की आदत नहीं है, वो इस प्रकार से आनंद नहीं लेते हैं, ऐसा कोई कौशल उनमें नहीं है, इसीलिए उनको अंदर क्या नहीं आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अभिरुचि की कोई विशेष योग्यताएं नहीं होती है, वो कौशल के ऊपर निर्भर करती है कि जैसा कौशल वैसी क्या होगी अभिरुचि। ये कौशल के ऊपर निर्भर करती है। एक व्यक्ति में सैकड़ों कौशल है तो सैकड़ों अभिरुचियां, एक व्यक्ति में केवल एक कौशल है तो एक अभिरुचि। अब आपको देखिएगा, जिस व्यक्ति का जैसा इंटरेस्ट है, सामान्य तौर पर उसका नजरिया भी वैसा होता है। अभिवृद्धि कहते हैं उसको, दृष्टिकोण। सामान्य तौर पर ये देखोगे कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा दृष्टिकोण वैसा हो जाता है। जैसे देखिएगा, एक नृत्यक जिसको डांस अच्छा लगता है और वो किसी गांव के अंदर जाता है, तो वहां पे जाकर के देखता है कि लोग वहां पे ऐसे कह रहे हैं कि महिलाएं महिला संगीत में स्टेज पर नहीं नाचेगी, तो वो लड़का उसका विरोध करेगा, क्यों नहीं नाचेगी भाई, नाचने दो ना, एक आर्ट है, हमारे यहाँ पे महिलाएं ऐसी नहीं नाचती अभी स्टेज के ऊपर। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मना कर रहा है उसका डांस में इंटरेस्ट नहीं है। अब जिसका इंटरेस्ट है उसका नजरिया ही बदल गया कि डांस एक आर्ट है, महिला करें या पुरुष करें क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमारा नजरिया हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बदलता है।
जिस चीज में इंटरेस्ट है हमारा नजरिया भी उसमें पॉजिटिव है ना। जैसे हमें पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है तो पॉलिटिकल में हमारा दृष्टिकोण भी वैसा होगा, तुरंत अपन सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट नहीं, क्या है दिन भर राजनीति की बातें करते हो, छोड़ो। तो हमारे अभिवृद्धि का निर्माण जो होता है वो किसके ऊपर होता है मेरे दोस्तों, अभिरुचि के आधार पर होता है। तो इनकी कोई पार्टिकुलर चीजें होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि टोटल हमने कितने कौशल पाठ योजना के तहत हम करते हैं उसको अपन ने पढ़ लिए। तो अपन ने पढ़ लिए पहला ज्ञान, दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञानोपयोग अनुप्रयोग, चौथा कौशल, पांचवा अभिरुचि और छठा अभिवृद्धि। इनका निर्माण हम करते हैं और इनमें होने वाले कुछ इंपॉर्टेंट व्यवहारगत परिवर्तन भी मैंने आपको बता दिए हैं और यह भी बता दिए कि यहां पे प्रश्नों का निर्माण किस तरीके से होगा या यहां पे प्रश्न जो है वो किस प्रकार से आते हैं। यह भी ध्यान रखना है कि ये कौशल क्रमबद्ध रूप से विकसित होते हैं। ये कौशल जो आते हैं वो कैसे विकसित होते हैं मेरे दोस्तों, क्रमबद्ध रूप से जो है ये कंप्लीट होते। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है। क्लियर। अब देखिएगा आगे चलते हैं। ब्लूम ने उद्देश्य जो बताए थे उसको उन्होंने कुल 6 स्तर के अंदर विभाजित किया। भाई कितने स्तर के अंदर विभाजित किया, इन्होंने अपने उद्देश्यों को 6 स्तर बताए कि 6 स्टेप जो अपन ने पढ़ी थी, 6 स्टेप, ठीक इसी टाइप की 6 स्टेप या बताइए जो हमने पढ़ी थी उसी को अपन क्या करेंगे, चेंज करके बताएंगे आपको। जैसे देखिएगा इन्होंने, इनके याद रखिएगा ब्लूम के अंतर्गत उद्देश्यों के स्तर, हेडिंग क्या लगानी है आपको, उद्देश्यों के स्तर, उद्देश्य के स्तर। इन्होंने बताया है कि सबसे पहला चीज आती है याद रखें। आपको ध्यान रखना है पहला उद्देश्य क्या होता है, किसी भी चीज को क्या रखना, आपके याद रखना। दूसरा बताया समझना, जो अभी अपन ने बात की थी अवबोध की, यानी कि इससे जो बात की थी वो किससे थी, आपके ज्ञान वाले उद्देश्य की। इसकी जो बात की थी वो किसकी की थी दोस्तों, आपके अवबोध की, है ना। तो दूसरा जो बताया है वो क्या बताया मेरे दोस्तों, समझना। तीसरा इन्होंने क्या बताया मेरे दोस्तों, आवेदन। आवेदन का मतलब होता है उपयोग करना, प्रयोग में लाना, और इसी को अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अनुप्रयोग। इसी का क्या नाम दिया अपन ने, अभी पढ़ा था अनुप्रयोग में, मिला करके पढ़ा रहा हूं। देखो 6 स्तर जो पढ़े थे लगभग अपन ने वैसे पढ़े थे। इसके बाद में इन्होंने 2 नाम दिया। एक का नाम है दोस्तों विश्लेषण। क्या नाम दिया, विश्लेषण। एक का नाम क्या दिया मेरे दोस्तों, आपके संश्लेषण। भाई क्या नाम दिया, एक का नाम दिया विश्लेषण और एक का क्या नाम दे दिया, आपके संश्लेषण। इन दोनों को भी अपन ने जो पढ़ा था वो किसके अंतर्गत पढ़ा था, आपके चौथे वाले कौशल के अंतर्गत इसका किया था। अंत में स्तर बताया इन्होंने मूल्यांकन। भाई क्या बताया, आपके मूल्यांकन। तो ध्यान रखना 6 उद्देश्य बताए तो साथ साथ में इन्होंने क्या बताए, आपके 6 स्तर भी बताए। पहला याद रखो, समझो, अप्लाइड करो, विश्लेषण करो, संश्लेषण करो और अंत में क्या कर दो, मूल्यांकन कर दो। ये उद्देश्यों के 6 स्तर हैं, है ना। पहले याद कराओ, फिर समझाओ, फिर अप्लाई कराओ, फिर विश्लेषित करो, है ना, बांटो, फिर संश्लेषित करो, जोड़ो, फिर उसका क्या करो, मूल्यांकन करो। तब एक निश्चित समय से जिस विषय वस्तु को जैसे लेके गए वैसा का वैसा हम क्लास के अंदर बच्चों को क्या कर सकेंगे दोस्तों, सिखा सकेंगे। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये किसकी अवधारणा है, ये ब्लूम की अवधारणा यहां पे आपके क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब अपन ने जैसा कि आपको पता है कि आगे चलते हैं और एक अवधारणा बड़ी छोटी सी है जिसको भी अपन पढ़ लेते हैं। तीसरे नंबर की अवधारणा पाठ योजना में आती है, वो आती है आपके मोरिसन की अवधारणा। कौन सी अवधारणा आती है दोस्तों, मोरिसन की अवधारणा। कौन सी याद रखोगे, मोरिसन की अवधारणा। मोरिसन की अवधारणा क्या कहती है समझिए। मोरिसन कौन है, तो आपको ध्यान रखना है मोरिसन को इकाई योजना का जनक माना जाता है। इकाई योजना का जनक। अब आप कहोगे कि सर इकाई योजना भी पूरी की पूरी पढ़ ही दो, तो इकाई योजना में पूरी पढ़ूंगा क्योंकि जब अपन शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो वहां पे एक विधि आएगी, इकाई विधि। तो जब मैं आपको इकाई विधि पढ़ाऊंगा उस वक्त आपके इस इकाई योजना वाली चीज को भी क्या कर दूंगा, कंप्लीट पढ़ा दूंगा। तो मोरिसन को याद रखना है, इकाई योजना का जनक माना जाता है। मोरिसन ने पाठ योजना में क्या किया, तो इसका योगदान मैं आपको बहुत सरलतम तरीके से बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहले उसको समझने के लिए हमें यहां पे हर्बर्ट को उतारना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमने हर्बर्ट को पढ़ा है। हर्बर्ट आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था हर्बर्ट की पंचपदी में पहला क्या है, प्रस्तावना। दूसरा क्या है, प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या है, तुलना। चौथा क्या है,
सामान्यीकरण, और पांचवा क्या है मेरे दोस्तों, पांचवा है आपके मूल्यांकन। यह हर्बर्ट है। अब यहां पे मॉरिसन ने क्या किया कि आपके जो ये हर्बर्ट है ना, इसी की पंचपदी के स्थान पर कुछ चीजों को और क्या कर दी, ऐड कर दी। मॉरिसन ने कुछ चीजें इसके अंदर क्या कर दी, ऐड कर दी। ये कहता है कि हर्बर्ट की इस पंचपदी से आप बिल्कुल बच्चों को पढ़ाइए, बढ़िया समझ में आएगा, एक बढ़िया पद्धति है। लेकिन इसने कहा कि इसके लिए एक अच्छी पद्धति ये भी हो सकती है कि इसके अंदर कोई कुछ चीजें क्या कर दी जाए मेरे दोस्तों, चेंज कर दी जाए। अब इन्होंने चेंज क्या किए मेरे दोस्तों, वो बताता हूं। इन्होंने प्रस्तावना के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया। इन्होंने प्रस्तावना को क्या बना करके रखा, वैसा का वैसा बना करके रखा। इन्होंने चेंज किया प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण के अंदर इन्होंने एक दो चीजों को क्या कर दिया मेरे दोस्तों, ऐड कर दिया। क्या क्या ऐड किया, एक तो प्रस्तुतिकरण के अंदर इन्होंने ऐड कर दिया शिक्षण विधियां। क्या ऐड कर दिया, शिक्षण विधियां। इनका यह मानना है कि प्रत्येक विषय वस्तु को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो प्रस्तुतिकरण में विधियों की डिटेल होनी चाहिए और वहां पे बकायदा क्लियर लिखा जाना चाहिए कि मैं किस टॉपिक को किस विधि के माध्यम से बालकों को पढ़ाऊंगा। ये तो ये जोड़ दी। दूसरी चीज इन्होंने क्या जोड़ दी, दूसरी चीज यहां इन्होंने ऐड कर दी मेरे दोस्तों, सहायक सामग्री। क्या ऐड कर दी मेरे दोस्तों, सहायक सामग्री। इनका ऐसा मानना था कि यदि किसी विषय वस्तु में स्पष्टता लानी है, किसी विषय वस्तु को बालकों को स्पष्ट रूप से समझानी है, तो सहायक सामग्री का प्रयोग करना जरूरी है। सहायक सामग्री क्या होती है, एक ऐसी सामग्री जो उद्देश्य पूर्ति में सहायता करें। जो उद्देश्य आप क्लास में लेकर के गए हो, बच्चों को पढ़ाने का जो टारगेट लेके गए हो, जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आपको लाना है, तो एक उस विषय वस्तु से जुड़ी हुई कोई सामग्री ले गए जिससे उस विषय वस्तु को समझाना आसान हो जाए, बच्चों में व्यवहार परिवर्तन जल्दी आ जाए, उद्देश्य की पूर्ति जल्दी हो जाए, ऐसी सामग्री को अपन कहते हैं सहायक सामग्री। तो मॉरिसन का ऐसा मानना था कि क्लास के अंतर्गत बालकों को पढ़ाते समय हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, शिक्षण विधियां, और किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब यहां पर ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर तुलना है। तुलना की जगह पर इसने जोड़ दिया आपके बोध प्रश्न, या इसको एक और नाम से जानते हैं अपन, पुनरावृत्ति प्रश्न। बोध प्रश्न, या इसको क्या कहते हैं अपन, पुनरावृत्ति प्रश्न। ये क्या चीज होती है समझिएगा। आप जब बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ा रहे होते और एक पैराग्राफ पढ़ाया, अब आपको बीच में टेस्ट करना होता है कि मैंने एक पैराग्राफ जो बच्चों को पढ़ाया, वाकई में वो पैराग्राफ बच्चे को समझ में आया है या वो पैराग्राफ बच्चे को समझ में नहीं आया है। इसके टेस्ट लेने के लिए जो आप समय समय पर बीच में एक प्रकार से प्रश्न पूछते हो, है ना, वो प्रश्न जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बोध प्रश्न। तो मॉरिसन का ऐसा मानना था कि पढ़ाते पढ़ाते बालकों में कभी कभी इन बोध प्रश्नों को भी क्या किया जाना चाहिए, जांचा जाना चाहिए। इसके ऊपर भी जोर किसने दिया था, आपके मॉरिसन ने दिया था। फिर इसके बाद ध्यान रखना, सामान्यीकरण में कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया, बल्कि आपके अंदर इसके अंदर एक चीज मूल्यांकन की जगह पर प्रभाव था ना, प्रयोग। मूल्यांकन की जगह पे क्या था, प्रयोग। एक ही बात है, प्रयोग का अर्थ भी एक प्रकार का मूल्यांकन ही है। सामान्यीकरण के बाद क्या था, प्रयोग। तो प्रयोग की जगह पे यहां पे इन्होंने क्या शब्द जोड़ दिया, प्रयोग की जगह पे इन्होंने शब्द जोड़ दिया गृह कार्य। भाई क्या जोड़ दिया, आपके गृह कार्य। घबराना नहीं है ना, प्रयोग और मूल्यांकन में कोई फर्क नहीं है, प्रयोग का मतलब ही ये होता है मूल्यांकन लेना। अब ध्यान रखिएगा, प्रयोग की जगह पर क्या जोड़ दिया इन्होंने, गृह कार्य। इन्होंने एक शब्द दे दिया था कि विषय वस्तु बढ़ाने के बाद बच्चों को कुछ काम ऐसा उस विषय वस्तु से जुड़ा हुआ दे देना चाहिए ताकि बालक घर पे जाके उस काम को करने के चक्कर में उस विषय वस्तु को एक बार पढ़े जो आपने क्लास में पढ़ाई है, ताकि उसकी पुनरावृत्ति हो सके, ताकि उस चीज को वो एक बार फिर से पढ़ सके और पढ़ करके उस चीज को क्या कर सके, समझ सके। तो गृह कार्य दिया भी इसलिए जाता है कि पाठ की पुनरावृत्ति हो सके, जो क्लास के अंदर पढ़ाया है उसको बच्चा घर जाकर के क्या कर सके मेरे दोस्तों, रिवीजन कर सके। तो ये इतना सा योगदान है मॉरिसन की अवधारणा में। तो ध्यान रखना, मॉरिसन की अवधारणा के अंतर्गत प्रस्तावना के अंदर कुछ भी नहीं जोड़ा। ध्यान रखना, प्रस्तुतिकरण में शिक्षण विधियां और सहायक सामग्री, तुलना की जगह पर बोध प्रश्न, सामान्यीकरण की जगह पे कुछ नहीं किया और प्रयोग की जगह पर क्या कर दिया,
गृह कार्य कर दिया, ये आपके कहलाएगी मोरिसन की अवधारणा। और इससे पहले अपन ने कौन सी अवधारणा को कंप्लीट कर लिया था? ब्लूम की अवधारणा। तो तीनों अवधारणाएं यहां पे आपके कंप्लीट हो जाती है, हर्बर्ट की अवधारणा, ब्लूम की अवधारणा और मॉरिसन की अवधारणा। पाठ योजना के अंतर्गत केवल इन तीन अवधारणा को ही पढ़ा जाता है और तीनों की तीनों अवधारणाएं क्या हो गई अपने कंप्लीट। अच्छा लगा होगा? तो बढ़िया लगी हो क्लास तो देखा, बढ़िया बढ़िया कमेंट करके बताना कि क्लास में प्रभाव कैसा है और कैसा समझ में आ रहा है, और कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करके बताना, कोई समस्या नहीं होगी। क्लास डेली 8 बजे अपलोड हो रही है और इसका जो लिंक है वो आपको कहां मिल रहा है? टेलीग्राम के ऊपर मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप टेलीग्राम पेज जो है आराम से उसको क्या कर सकते हो दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो तैयारी को मजबूत करते रहें। टेलीग्राम और साइकोलॉजी की क्लास रात को 8 बजे आपके चल रही है, तो वहां का टेस्ट आपके सुबह आता है। इसका टेस्ट टॉपिक खत्म होने के बाद आएगा, रोज नहीं आता है ना। पूरा टॉपिक पाठ योजना हो जाएगी, फिर 5-25 प्रश्न एक ही दिन में आ जाएंगे, तो वो आपको टेस्ट वहां पे देना है। तो टॉपिक पूरा होगा, उसके बाद में इसका टेस्ट आ जाएगा। तो बिल्कुल आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बहुत लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं, ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।